नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को नया रूप देने की कवायद अपने अंतिम चरण में है। राहुल गांधी निर्देश पर उनके चल रहे संगठन सृजन अभियान को लेकर एआईसीसी के पर्यवेक्षक पूरे हरियाणा में जिलावार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन बीते दिनों अचानक सभी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी ने एक कड़ा और बड़ा संदेश दिया। गुटबाजी नहीं चलेगी। जी हां, ये कहना है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि एआईसीसी के दिशा निर्देशों पर चल रही ये कवायद राज्य के 22 जिलों तक की अगर हम बात कर ले तो जोर पकड़ चुकी है और 20 जून को राहुल गांधी ने अचानक सभी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाकर सख्त संदेश दिया। गुटबाजी बर्दाश्त नहीं, चयन होगा निष्पक्ष और पारदर्शी। तो क्या इस संगठन सृजन से हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत होकर उभरेगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर अंदरूनी खींचतान इस बार भी रणनीति पर भारी पड़ेगी? सवाल बड़े हैं, लेकिन संकेत ये है कि इस बार राहुल गांधी कुछ अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दावा किया है कि अगले महीने सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। जी हां, बीके हरिप्रसाद ने यह भी कहा है कि हरियाणा कांग्रेस के संगठन में निस्वार्थ सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को ही जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। जी हां, कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने साफ कर दिया है कि हरियाणा संगठन को नई दिशा देने की तैयारी हो चुकी है और ऐसे में अगले महीने तक सभी जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस में केवल वही कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनेंगे जिन्होंने पार्टी के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम किया है। यानी कि अब संगठन में वफादारी और मेहनत को मिलेगा इनाम। अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस फैसले से हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है। लेकिन इस बीच जरूर कवायद इस वक्त चल रही है और इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने अब सख्त लहजे में ये जो है संदेश दे दिया है सभी पर्यवेक्षकों को और सभी कार्यकर्ताओं को कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होगी वो निष्पक्ष होगी और इसके लिए अब लगातार बैठकें भी की जा रही है। हालांकि अब देखिए, अब बड़ा बयान भी सामने आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगले महीने जो चुनाव प्रक्रिया है वो जरूर समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में देखिए, कई तरह के सवाल भी यहां जरूर उठने लाजमी है कि आखिरकार अब क्या कुछ बड़ा और कड़ा संदेश जो राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है वो कितना अमल में आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश के साथ जुट गई है और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रही हैं और इनेलो से प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब गुटबाजी बात कर ले या फिर संगठन में जिस तरह से कमजोर होती हुई चीजों की देख ले, तो अब ऐसे में क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि गुटबाजी अब चरम पर है? तभी तो राहुल गांधी को अब आगे आके सख्त संदेश देना पड़ा। कमल हांडा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सवाल ये है कि अब क्या संगठन, क्या कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि जिस तरह से गुटबाजी अपने चरम पर है? क्योंकि देखिए, अब इसी वजह से राहुल गांधी को आगे आना पड़ा, सख्त संदेश देना पड़ा। सपना जी, आपको नमस्कार। दोनों पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। बात ऐसी है मैडम, ऐसा नहीं कि हमारा पहले संगठन नहीं था। 10 लाख हमारे एक्टिव मेंबर्स ऑलरेडी थे। महिला कांग्रेस से क्योंकि मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ तो हमारी महिला के भी बने हुए थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आपके ग्रामीण और शहरी दोनों बने हुए थे। लेकिन अब आपके सामने मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ बातें कि अभी रिसेंटली जो हमारे, आपको पता है, ऑब्जर्वर आए हुए थे और राहुल जी भी आए थे फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो उन्होंने वैसे भी ये संगठन को मजबूत करने में करना है और स्लीपर सेल जो होंगे उनको भी बाहर करना है। बहुत से लोग कांग्रेस में रहकर जो है भाजपा का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके बाहर करना है। ठीक है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रभारी थे, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, उन्होंने जो है लिस्टें वगैरह सारी उन्होंने बनाकर दे दी हैं उनको। जस्ट अ मोमेंट जी। हाँ जी, उन्होंने लिस्ट वगैरह बनाकर दे दी हुई है सारी और उन्होंने हरिप्रसाद जी को दे दी है जो कि आगे उनको
आला कमान को सौंपेंगे। उसमें नामों की लिस्ट जारी करके उन्होंने आला कमान को भेज दिया। फाइनल का जो अब लगेगी स्टैंप जो है वो लगेगी आला कमान द्वारा, वो किसको रखते हैं। और हमने 2-3 नाम पर डिस्ट्रिक्ट हमने भेजे हुए हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के हैं, हमारे आपके असेंबली प्रेसिडेंट्स हैं, इसी तरीके से बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जिनके हमने नामों की लिस्ट बनाकर जो है हरि प्रसाद जी को दे दी है, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी ने। तो वो अब आला कमान को सौंपेंगे। उसके बाद जो फाइनल स्टैंप लगेगी वो आला कमान लगाएंगे, AICC के ऑफिस से लगेगी। तो वैसे आप कुछ और पूछना चाहती थी? जी, मैंने कहा आप कुछ और पूछना चाहती जी, हैं? मेरा सवाल ये था कि देखिए अब जो गुटबाजी है वो इतने चरम पर है क्योंकि राहुल गांधी को बात के सख्त लहजे में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पर्यवेक्षकों को सख्त लहजे में ये संदेश दिया गया कि अब निष्पक्ष जो है चुनाव होगा। देखिए, गुटबाजी कोई भी राजनीतिक पार्टी की गुटबाजी किसमें नहीं है, आप मुझे बताइए। हमारी ही ज्यादा उजागर क्यों की जाती है? क्योंकि हम विपक्ष में हैं और इस वक्त जो है अपने आप को बहुत ताकतवर कहने वाली गुटबाजी इसलिए पार्टी, गुटबाजी इसलिए मैम कि देखिए अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना गया, तो गुटबाजी तो ये तो लाजमी है और ये देखिए सभी जानते हैं सभी, क्योंकि अरे बात तो पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी गुटबाजी कहाँ नहीं है। आप देखिए इनके अंदर, आप हरियाणा की अगर खाली बात करें, वैसे तो केंद्र से लेकर कहाँ तक गुटबाजियां नहीं हो रही। अभी डिप्लोमेटिक वो भी डिप्लोमेसी डिनर भी होस्ट किया था उसने राव इंद्रजीत सिंह ने, आपको मालूम होगा इस चीज का। और अरविंद शर्मा, राम कुमार गौतम, अनिल विज का अलग गुट है, रामविलास शर्मा के साथ क्या हुआ वो आपको सब जानते हैं। बाकी इनेलो के भाई भी मुझे पता है हमारे बोलेंगे गुटबाजी के बारे में, तो बता दूं कि इनके तो परिवार में फूट हो गई। बाकी भाजपा में तो तलवारें खींची हुई हैं इस टाइम। उनका आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बन पा रहा, जिसको सिर्फ इन्होंने नॉमिनेट करना है। क्योंकि जिस नाम पर मोदी जी सहमत है वहां पर शाह सहमत नहीं है, जहां शाह सहमत है मोदी सहमत नहीं है, जहां पर दोनों सहमत है वहां पर RSS सहमत नहीं है, जहां RSS सहमत है वहां पर ये दोनों सहमत नहीं है। तो गुटबाजी कहाँ नहीं है, आप मुझे बताइए। एक परिवार में 4 लोग होते हैं या 5 मेंबर्स लगा लीजिए, 6 भी लगा सकते हैं। यानी कांग्रेस ये एक्सेप्ट करती, जी कांग्रेस ये एक्सेप्ट करती है कि गुटबाजी है। चलिए मैम, सबको टाइम देना है, सबके पास जो है समय की समय कमी है। राजवीर रोहेरा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आप जिस तरह से कमल हांडा ने कहा कि गुटबाजी सब में है, और एक और आरोप सबसे बड़ा ये उन्होंने लगाया कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए भी काम कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए। जी नमस्ते, कमल हांडा बहन जी, ओमकार जी और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जो संगठन चुनने का काम है ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब लोकतंत्र में हरेक पार्टी पर जो सवाल उठते हैं तो सत्ता पर विपक्ष पर सबसे सवाल उठने लाजमी है। अब इन्होंने क्या किया है कि 12 साल से ये लोग संगठन बना नहीं पाए, क्योंकि DK हरिप्रसाद जी ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोला, ब्रीफिंग में बोला है कि मैं 12 साल पहले मैं प्रभारी था यहाँ का और उसके बाद मैं ही प्रभारी हूँ, तो मैं ही संगठन तैयार करूंगा। इसका मतलब जो बीच में प्रभारी थे या जो बीच में जो अन्य व्यवस्थाएं थी वो सारे निकृष्ट थे, निकम्मे लोग थे वो। तो सवाल तो ये भी बनता है कि उन लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने इस पार्टी को डुबोने का काम किया। जिस पार्टी ने हरियाणा में 10 को तक राज किया, आज उस पार्टी के जिलाध्यक्ष चुनने के लिए जो इनके शीर्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा, उनको मीटिंग लेनी पड़ी। और मीटिंग में भी इन्होंने बलंदर कर दिया। नहीं, वहां उन्होंने जो इनके 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर जी, अशोक तंवर जी, उनको इन्होंने मतलब नाम ही नहीं था उनका। तो गुटबाजी से नेताओं नजर आ रही है। अभी एक्चुअल में क्या 2005 में जो इनका एक सरसुख चिट्ठी आई थी भजनलाल जी के नेतृत्व में, इन्होंने बना दिया हुड्डा को, क्योंकि वो चेहरा लेकर तो भजनलाल जी का घूम रहे थी। तो उसके बाद जो एक ठिकाने लगाने का दौर शुरू किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, आने वाले समय में नेता तुम्हारे लिए चुनौती बनेंगे, तो अपने लिए अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने लगातार उन नेताओं को हल्के पर धकेलने का काम किया। उसके बहुत से उदाहरण है और बहुत से नेता हमारी पार्टी में आए, कुछ नेता इनेलो में, कुछ अन्य पार्टियों में गए, वो उनका उन्होंने देखना उस चीज को। लेकिन मतलब जब पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं तो वो उसमें कैसे संगठन बनेगा। ये चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं तो गुटबाजी, या मैं गुटबाजी में नहीं कहूंगा, या तो ठिकाने लगाने की प्रक्रिया चलाई गई है। गुटबाजी तो थोड़ी बहुत है भाई, कैप्टन अजय सिंह यादव जी कुछ बोलते हैं और जो शैलजा जी है या रणदीप जी है या भूपेंद्र सिंह बोलते, सबके अलग अलग भाग है। जहाँ कांग्रेस संगठन बना रही है गुजरात में,
वहां से उपचुनाव आ रही है लोग, वहां से जो शक्ति सिंह गोयल इनके जो प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया, लेकिन अब जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष लगातार हार रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी हारा, विधानसभा चुनाव भी हारा, नगर निकाय चुनाव भी हारा, लेकिन वो मतलब उनको लगता नहीं कि तुम्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो वो ये चीजें सारी पब्लिक के डोमेन में है और पब्लिक को पता है कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। रही बात संगठन की, तो सर नहीं मेरी बात खत्म नहीं ना, संगठन की इन्होंने आज जो इनके मैं 20 सेकंड लूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे जी बड़े सम्मानित हमारे, तो खड़गे जी से पत्रकार ने पूछा था भाई मतलब ये कर्नाटक की सरकार कैसे बदल रही हो, तो कर्नाटक की सरकार बदलने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि हाईकमान फैसला करेगा। इसका मतलब ये है कि जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो हाईकमान में नहीं आता, हाईकमान भी अलग अलग गुटों में बटा हुआ है इनका। वो आप चाहे वो प्रियंका गांधी जी का गुट लगा दो, राहुल जी का या सम्मानित सोनिया गांधी जी का, तो ये सीधे का जवाब तो इनको देना है। बाकी इनका अंदरूनी मैटर है, तो ये बनाए ना बनाए इसे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसका जवाब जी कमल जी आप इसका जवाब दीजिएगा। अभी इंतजार कर रहे हैं ओमकार सिंह जी, तभी से इनके पास इनसे छोटी सी टिप्पणी लेती हूँ। ओमकार जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के कवायद में जुटी हुई है, ऐसे में इनेलो की संगठन को मजबूत करने की क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओमकार जी। सपना जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। सपना जी देखिए, आपने हमारे संगठन की बात, हमने सारे हलकों के, सारे जिलों के और 17 प्रकोष्ठों के अलग अलग संयोजक, जिला के संयोजक, प्रदेश के संयोजक सबकी नियुक्ति कर, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की नियुक्ति होगी, प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी गठित हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी गठित हो। हमारी सारे लगभग तकरीबन जितने भी पद थे सारे हमने भर लिए हैं और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। आज का आपका मुद्दा है कांग्रेस में गुटबाजी, तो देखिए बात तो हमें कांग्रेस के ऊपर करनी पड़ेगी। मेरी बहन कमल आंडा ने पहले ही बता दिया कि इनेलो में गुटबाजी थी, बिल्कुल थी इनेलो में गुटबाजी, जिसका परिणाम भी हमने भुगता। 2019 में गुटबाजी थी, उस गुटबाजी के कारण ही तो पार्टी दो फाड़ हुई, एक नई पार्टी जेजेपी बन गई जिसका अपना वोट बैंक नहीं था, वो इनेलो का ही वोट बैंक था, कार्यकर्ता तो इनेलो का ही था। उस गुटबाजी का परिणाम हमारे सामने है। 2019 में हमारी सरकार आनी थी, इनेलो बसपा गठबंधन की, उस गुटबाजी के करके 10 सीट जेजेपी की आ गई, 1 सीट हमारी आई। ये गुटबाजी का ही तो परिणाम है। और 2024 में पूरे प्रदेश की जनता की एक ही आवाज थी कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार है, और सारे टीवी चैनल भी यही कह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो गुजरात में अपने भाषण में कहा, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने बोला कुछ लोग कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, हम चाहेंगे वो लोग कांग्रेस से बाहर जाके बीजेपी की मदद करें। एक अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने, स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं, मैंने स्वीकार किया। हमारी पार्टी में गुटबाजी थी, उसका परिणाम हमने भुगता। आप देखिए 2024 के विधानसभा चुनाव में 37 सीट आई, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 सीट आई, मतलब बहुत मजबूत का था। हमारी कोई सीट नहीं आई लोकसभा में, हमारे को जनता ने नहीं समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस की इतनी सीट आने के बावजूद कांग्रेस हाशिए पर क्यों चली? उसका कारण यही है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता, ये मेरी बहन भी मानेगी, कुछ नेता अंदर रहकर बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं। जब तक वो नेता बाहर नहीं निकलेंगे कांग्रेस का उभरना बहुत मुश्किल है। और अब तो जनता ही कांग्रेस को रिजेक्ट कर चुकी है, क्योंकि जनता के बिल्कुल स्पष्ट था। सुन लीजिए मेरी बहन, सुनने की कोशिश कीजिए। जनता को यह था कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब नहीं बनी तो कसूर किसका? इनेलो का, कसूर कांग्रेस का है। बीजेपी को तो थाली में सजा के इन्होंने कुर्सी दे दी। अब जनता इनसे रुष्ट है। आज पूरे हरियाणा में किसी से भी पता कर लो, वो एक ही बात कहेंगे, आज अगर बीजेपी की तानाशाही हमें सहनी पड़ रही है, उसके पीछे दोष कांग्रेस का है। ठीक है, जनता रुष्ट है तो कमल आंडा जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए पार्टी संगठन को मजबूत करने साथ साथ जनाधार भी एक तरह से जुटाना, वो भी अपने आप में बड़ा मुद्दा हो जाता है। और इसी के साथ साथ देखिए राजवीर रोहिला ने जी भी कई बातों का जिक्र किया, कई आरोप भी लगाया कि कई सारे गुट है कांग्रेस में है, जो है हुड्डा गुट, सैलजा गुट, तमाम बातों का जिक्र किया। चलिए एक एक करके जवाब दे दीजिए।
हाँ जी, मैं जवाब देती हूँ, मेरी बारी है सपना जी, मैं जवाब दे दूँ। पहले तो अपने इनेलो के प्रवक्ता भाई को बताऊंगी। इन्होंने कहा कि हमारे सारी नियुक्तियां हो गई हैं, यानी कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे और जब विधानसभा के हुए थे आपका संगठन नहीं था, और अगर आपका संगठन था तो कुछ सीटें आप भी ले आते। अगर आप भाजपा के इतने खिलाफ थे तो आप कोई सीट नहीं लाए, क्योंकि आपकी साठगांठ है बीजेपी के साथ 1977 से लेकर 2025 तक। अभी रानिया की सीट का भी मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि अर्जुन चौटाला को बचाया गया, हमारे सर्वमित्र कंबोज जी ने 4.5 लाख भरे और मॉक पोलिंग करा के बता दी गई। ठीक है, ये आप इस बात को आप भी मानेंगे। स्लीपर सेल का मैंने ओंकार भाई पहले ही बोल दिया था कि हाँ स्लीपर सेल है, हमें पता ही नहीं था स्लीपर सेल होता क्या है। लेकिन जब से वो पिक्चर देखी सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी अक्षय कुमार की, जिसने ये सवाल पूछा था, याद होगा राजवीर रोहिल्ला भाई को प्रधानमंत्री से कि हम काट के खाते हैं या चूस के। ठीक है, तो मैंने तो खुद ही स्वीकारा कि जल्दी से समय की बहुत कमी है, मुद्दे की बात कीजिए जी, वरना धक्के देकर निकाले जाएंगे। आगे सुनिए, मैं राजवीर रोहिल्ला भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी। मैं एक चीज और इनेलो के प्रवक्ता भाई को बताऊंगी कि जनता हमसे रुष्ट नहीं, जनता आपसे रुष्ट है। आपने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं उतारे, आप भाजपा के साथ ही रहे हैं। गोपाल कांडा बीएसपी को भी आपने साथ ही मिलाया और वो वीडियो भी वायरल हुई कि आप जो है बीजेपी को समर्थन देंगे। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो सबको पता है। अब मैं राजवीर भाई को जरा जवाब देना चाहूंगी कि ये कहते हैं भाई बहन का अलग गुट। अरे राजवीर भाई साहब, थोड़ा शर्म कीजिए। भाई बहन में आपने वो विनेश फोगाट और बबीता फोगाट के परिवार में तो फूट करवा दी, हर जगह आपने विभाजन कर दिया, लड़ाइयां करवा दिया, अपने परिवारों में लड़ाइयां करा दी, आपने हरियाणा स्टेट में लड़ाइयां करा दी। नफरत की आपने इतनी बयार चलाई कि हमारी यूथ उसमें उड़ के रह गई और आपने सिर्फ ट्रोल आर्मी बन के रह गए। जो यूथ थी हमारी, जो किसी भी प्रदेश की देश की रीढ़ की हड्डी होती है युवा। और ठिकाने की बात आपने कही, ठिकाने लगा दिया। ठिकाने तो मोदी ने कितने लोगों को लगा दिया, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और आपके करी और आपके यशवंत सिन्हा, कितने लोगों के नाम गिना दूं, लाल कृष्ण आडवाणी है, आपके मुरली मनोहर जोशी हैं, कितनों को ठिकाने लगाया है। किसी की हिम्मत नहीं, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का ये हमेशा से रणनीति रहा है। बीजेपी खुद ये हमेशा से कहती आ रही है कि नए चेहरों को मौका दिया जाता है। नहीं, नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाता मैडम, बेईमानी करते हैं। ये देखिए, मैं फिर हर बार यही बात रिपीट करनी पड़ती है। पहली बार ये झूठ बोल कर आए कि 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, हर किसान मतलब किसानों की आय दुगनी, हर घर को छत, हर नल में जल। वो सब बातें इनकी झूठी निकली, जुमले बात निकली। बिगेस्ट झूठी पार्टी, बलात्कारी जोड़ो पार्टी, मतलब इनके तो बहुत सारे जिसे कहते हैं विशेषण इनको दिए जा सकते हैं। लेकिन ये दूसरी बार बैसाखी पर है, जैसा कि ओंकार भाई ने भी स्वीकारा कि हाँ इनके परिवार में फूट हो गई थी, तो उसने दुष्यंत चौटाला जी ने जो है इनको समर्थन देकर इनकी सरकार बना दी। नहीं तो आने तो नहीं था ये सरकार में, 40 में अटक गए थे ना 75 पार का नारा देकर। और इसके अलावा तीसरी बार वोट प्रतिशत में घपला हुआ है, ये गारंटेड बात है। अभी मैं आपको एक छोटा कहेंगे तो उदाहरण भी दे दूंगी मैं। एक तो इसका उदाहरण कि भाई ये कैसे वोटों को काट रहे हैं दलितों के, वंचितों के, कि वो वोट देने लायक ही ना रहे। ठीक है, 1 लाख आरएसएस का बंदा लगा हुआ बिहार में, 1 लाख। आप नोट कर लीजिए, राजवीर रोहिल्ला भाई सुन लो तुम भी, 1 लाख बंदा लगा हुआ है। तो तुम्हारे 1 लाख बंदे क्या क्या घपलेबाजी करेंगे वो भगवान जाने। पर कभी ना कभी तो ये याद रखना कि हर चीज का वक्त होता है, और जब अति जैसे पाप का घड़ा बीजेपी का भरा पड़ा तो आपको फल तो जरूर मिलेगा इस चीज का। दूसरी बात ये, आपने निकाय चुनाव की बात कर दी और मैंने कहा ना सारे बलात्कारी इन्हीं के साथी, इनको 9.5 साल बाद खट्टर को बदलना पड़ा, जिसने कहा था मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। नायब सिंह सैनी के खिलाफ भी सुना है मोर्चा खोला जा रहा है, उसको उनका भी कच्चा पलट हो सकता है, क्योंकि राव इंद्रजीत ने कहते हैं 11 मेंबर के साथ डिप्लोमेटिक डिनर पर उनको इन्वाइट किया। अब वो क्या बात है, उसमें तो लिखा हुआ यही आ रहा था कि नायब सिंह सैनी का क्या तख्ता पलट हो रहा है। अभी तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जवाब दे दीजिए। बाकी ये निकाय चुनाव की बात, एक जवाब और देने दीजिए सपना जी, जल्दी से, समय सबको देना और समय की भी बहुत ये इतने बड़े भविष्य वक्ता है कि इनको लगता है कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे और जीत जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 10 दिन का आपने गैप क्यों रखते हैं कि आप उसे बेईमानी कर सके। आपके भी सारी मशीनरी आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है, आर्मी आपके हाथ में है, सारे यंत्र तंत्र मंत्र की जीत है, भाजपा की जीत नहीं है। 90% लोग देखना नहीं चाहते। और एक छोटी सी बात और कह के अंतिम वाक्य कहकर मैं सपना जी की बात खत्म करूंगी। जी बोलिए जल्दी से। कि एक बात खुलकर सामने आ गई है, अब बड़ी खुलकर सामने आ गई है कि जो हमारे नेवी के ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार, जो इंडोनेशिया में जकार्ता में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि हमारे हाथ बांध दिए थे सरकार ने कि आर्मी के उस पर हमला नहीं करना पाकिस्तान में।
उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके जेट फाइटर जेट गिर रहे हैं, तब उन्होंने ये चेक कर ले, मेरे ओंकार भाई भी जाकर चेक कर ले और वो राजीव भाई भी चेक कर ले, कहेंगे तो मैं वीडियो भी भेज दूंगी उसकी, मेरे पास ठीक है, बकायदा कई है। सारे बड़े आरोप लगाए गए। राजवीर जी जवाब दे दीजिए। नहीं बड़ा मैम आरोप नहीं सबको है, देखिए सच्ची टाइम बात देना, है अभी ये। समय की भी बहुत कमी है, एक एक करके प्लीज। राजीव जी जवाब दीजिए। राजवीर जी जी ने जो बात कही है आर्मी पर, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आर्मी को टारगेट दिए जाते हैं और अब टारगेट जो दिए गए थे तो टेरर के जो उनके अड्डे हैं उनको नेस्ता नाबूद करना है। 21 शब्दों को नेस्ता नाबूद किया, आर्मी ने अपना टारगेट अचीव किया और ये बार बार बोला गया है, ठीक है ना। तो अरे रुको ना, रुको ठीक है मैम प्लीज, आपके बीच में उन्होंने इंटरप्ट नहीं करा, आप भी मत कीजिए प्लीज, बोलिए राजवीर जी। इन लोगों को कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस हताश निराश है और फ्रस्ट्रेटेड है। इन लोगों को कोई ना तो मुद्दा मिल रहा, ना जनता समर्थन दे रही इन लोगों को। इन लोगों को जनता को कोई समर्थन नहीं दे रही, नेताओं में समर्थन है नहीं, जल्दबाजी चल रही है। तो एक जैसे वो बार बार हमने ये कारण 4-5 चुनाव हार गए ये लोग। 2009 के एक्चुअल में क्या है, 2005 में इनकी सर्कल जीत आई थी, उसके बाद ये कभी भी संविधान की आंकड़ा सुन नहीं पाई। तो ये 4-5 चुनाव लगातार जो हमें हारे, तो इससे इनका मानसिक जो दिवालियापन इनका नजर आ रहा है, क्योंकि ना तो नेता है ना नेती है। अब यहाँ जो कांग्रेस का जो हरियाणा में जो लग रहा है, यहाँ कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक गुट हावी है, एक गुट हावी है। उसका जो नेता इसलिए इंदिरा भालू, गोकुल सेठिया, शैली चौधरी, वो लोग क्या बोल रहे हैं। इंदिरा भालू ने कहा कि नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही सोनीपत का जिला अध्यक्ष तय करेंगे, रोहतक का वो तय करेंगे। गोकुल सेठिया सरकार के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे, शैली चौधरी के खिलाफ बोल रही है। तो अभी अंदाजा लगाते हैं कि आपस में। अच्छा एक बात और है, पूर्व विधायक, सुनो ना, पूर्व विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के लड़के जीता हुड्डा ने बड़ौदा में पंचायत की और ऑब्जर्वर को वहां बुलाया, जबकि ऑब्जर्वर खुद जाते हैं, लेकिन उनको वहां बुलाया गया, तो वहां नारे लगाए गए। ठीक है, तो ये जो ठीक है राजवीर जी, समय की भी बहुत कमी है, एक छोटी सी टिप्पणी ओमकार जी आप दे दीजिए। सपना जी देखिए, हमारे पे आरोप लगा रही है मेरी बहन की तुम बीजेपी के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की नींव हमारी जींद रैली में पड़ी। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सारे नेता आए थे इन पर। हमारे को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा थी, कोशिश भी करी, लेकिन हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को शामिल नहीं होने दिया। आगे जो रट लगा रहे हैं कि बीजेपी की हम बी टीम है, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 31 एमएलए थे, राज्यसभा का संसद नहीं बन सका था, आपके पूरे एमएलए थे, फिर भी आपके पेन की शाही किसने बदली? कौन व्यक्ति आपका वोट खाली छोड़ गया? ये सारे कांग्रेस के ही थे, इनेलो का नहीं था कोई। और एक चीज कहना चाहता हूँ, हमने बीजेपी का हमेशा साथ जरूर पहले दिया था, लेकिन अब 2019 से जब से हमारे परिवार को तोड़ा है बीजेपी, तब से हम इसके कट्टर विरोधी हैं। आज में बिजली बिल वृद्धि का विरोध करके आए हैं, बहुत बड़ा जलसा करके, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। और जब बाखड़ा पानी उसने मान सरकार ने बंद कर दिया था, उस समय कांग्रेसी तो ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठकर राजनीति कर रहे थे, लेकिन हमने प्रदर्शन किया सड़कों के ऊपर, जिला लेवल पर प्रदर्शन किया। और ये हमारे प्रदर्शन की ताकत थी। जब हमने कहा कि 25 तारीख को सारे रास्ते बंद कर देंगे पंजाब से आने वाले, तो बाखड़ा का पानी मान सरकार ने पूरा छोड़ा। ये संगठन की ताकत थी। आज हमारा संगठन है, और मेरी बहन कहती है कि जब चुनाव हुए तब हमारा संगठन नहीं था। संगठन हमारा तब भी था, लेकिन आज हमने अपना संगठन नया बनाया है। अगर बाखड़ा का पानी छोड़ा है तो नैब सैनी की वजह से नहीं छोड़ा, जो ये कहते थे खेतों में ट्यूबवेल चलवा के पानी पंजाब में भेज देंगे। आज ये दोनों ठीक है सर, ठीक है, हमारे पास समय की भी बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद में जुट गई है। राहुल गांधी का अब सख्त निर्देश है कि जो है संगठन में किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी नहीं चलेगी, निष्पक्ष चुनाव होगा। और ऐसे में ये दिलचस्प हो जाएगा जानना कि आखिरकार जो लड़ाई चल रही है उस मिशन को कैसे रोक पाएंगे राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।